हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम ईवीएस का जो चैप्टर है वो है आपके चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है आपके ओजोन गैस एवं ओजोन परत। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि ओजोन गैस आपके क्या है, ये इसका निर्माण कैसे होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है O3, ये आपके क्यों कैसे बनता है ऑक्सीजन से, ये भी हम जानेंगे। वहीं आपके ये ओजोन परत आपके कौन से मंडल में पाई जाती है ये भी हम जानेंगे। वहीं आपके ओजोन का निर्माण कैसे होता है इसको भी हम जानेंगे। ओजोन में जो छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका पर, और उसके बाद सारे देशों ने मिलकर के क्या एक्शन लिए ये भी हम देखेंगे। वहीं आपके वियना समझौते में क्या हुआ, जो कि आपके 1985 में हुआ था। और वहीं आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था ये भी देखेंगे। और किगाली समझौता, जब आपके CFC को रोकने के लिए आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 था, तो फिर किगाली समझौता 2016 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको भी हम जानेंगे। अगर आप पर्यावरण में 30 में से 30 नंबर चाहते हैं MP टेट और C टेट में, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करते रहिए। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डलेंगे आप उनको अच्छे से सीखते रहिए, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है विक्रम और मैं 2 टाइम्स MPSI क्वालिफाइड हूं। और इस चैप्टर को अब हम आगे शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओजोन गैस क्या है। तो ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, O3 होता है। देखो, ओजोन एक गैसीय अकार्बनिक पीले नीले रंग की एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। क्योंकि O3 ऐसे लिखा जाता है तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए, 3, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है और इसमें ऑक्सीजन के आपके 3 परमाणु होते हैं। अब चलते हैं ओजोन परत के बारे में। तो देखो, जो ओजोन परत होती है आपके कौन से मंडल में मिलेगी, तो ये आपके समताप मंडल में मिलेगी। यानी पृथ्वी के ऊपर आपके कितने मंडल हैं, आपके पता है 5 मंडल हैं, जिनमें पहला जो मंडल है वो है आपके क्षोभ मंडल, और दूसरा है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में आपकी ओजोन पाई जाती है। तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, और 5वां है बहिर्मंडल। ये आपके 5 मंडल हैं पृथ्वी के। इन मंडलों के बारे में मैं जो पहले वीडियो हुआ था, लेक्चर नंबर शायद पहला या दूसरा था, उसमें मैं बता चुका हूँ। तो आपके जो ओजोन परत है वो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है धरती से 15 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ओजोन परत की खोज कब हुई थी, तो ओजोन परत की खोज आपकी 1913 में वैज्ञानिक कहाँ के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उनका नाम था चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसोन ने की थी। तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। ओजोन की जो मोटाई को जो नापा जाता है वो आपके डाल्सन इकाई में नापा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ओजोन परत करती क्या है। तो देखो, ओजोन परत आपके सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है अल्ट्रावायलेट, ये अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, इनको धरती पे आने से इनको धरती पर आने से रोकती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रे होती है ना, ये आपके 3 प्रकार की होती हैं, A, B और C, यानी UVA, UVB और UVC। इसमें से आपके UVA तो धरती पर आ जाती हैं, ये उतना नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन UVB और UVC आपके ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये अगर धरती पर आ जाती हैं तो धरती के जो जीव हैं इनमें आपके स्किन कैंसर नामक बीमारी हो जाती है, यानी स्किन कैंसर होने लगता है। तो ओजोन छिद्र जब हुआ था तो आपके B और C में से आपके ये जो रेज़ हैं धरती पे आने लगी, तो इसका आपके नतीजा आपके धरती पर 1985 में देखा गया था। अब आप ये देख लेते हैं कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, हमको पता है कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन आपके 21% है। जब इस पर सूर्य की परावैंगनी किरणें पड़ती है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, O अलग हो जाता है और ये O अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है दोबारा से आपके ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है ये। तो दोबारा करने के बाद आपके ऑक्सीजन का ट्राई परमाणु स्ट्रक्चर बना देता है, यानी O3 का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से ओजोन गैस का निर्माण होता है। वहीं आपके नोट में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि ओजोन परत है ना, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के प्रभाव से धरती के जीवधारियों की रक्षा करती है, इसीलिए धरती की इसको जीवन रक्षक भी कहा जाता है। परावैंगनी किरणें अगर धरती पर आ जाती हैं तो पृथ्वी वासियों में आपके क्या बीमारियाँ हो जाती है, तो त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं अब नेक्स्ट देखते हैं कि ओजोन में छिद्र कब देखा गया था और ओजोन में छिद्र होने के क्या क्या कारण हैं। तो ओजोन छिद्र के बारे में जानेंगे और ओजोन में छिद्र होने के कौन कौन से आपके पदार्थ कारक हैं वो आपके जानेंगे। देखो, वर्ष 1984 का समय था। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिक, उनका नाम था जोसेफ फरमन, ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन सैंकलिन। ये अंटार्कटिका के ऊपर आपके जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो इनको ओजोन छिद्र दिखाई देता है ऊपर।
ये आपके देखो अंटार्कटिका है और ये आपके ओजोन छिद्र आपके दिखाई देता है, ऊपर देखने को ओजोन छिद्र हो गया है। जब ये देखने गए तो इसका जो रिसर्च पेपर निकला इसको आपके नेचर पत्रिका में आपके प्रकाशित किया गया था 1985 में। ओजोन छिद्र का जो मुख्य क्षेत्र कहाँ था, तो वो अंटार्कटिका के ऊपर था, दक्षिणी ध्रुव के पास पास पाया जाता है। ये भी आपको पता ना होना चाहिए। अब ये ओजोन में छिद्र क्यों हुआ था, तो उसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार थे, जिनमें आपके CFC, SCFC, ब्रोमीन, CCl4 और NOx यानी कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वहीं आपके ब्रोमीन, CCl4 और NOx नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो विघटनकारी पदार्थ है ना, ये ओजोन में छिद्र होने के लिए जिम्मेदार थे। अब ये भी जान लो कि ये ऐसे CFC, SCFC का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एरोजोल स्प्रे में होता है, जो आपके ठंडे पदार्थ होते हैं, ठंडक देने वाले, जैसे सेंट वगैरह है जो थोड़े समय के लिए ठंडक पैदा करते हैं, तो इनमें आपके प्रयोग होता है। वहीं आपके रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में प्रयोग होता है, ये एरोजोल स्प्रे है। देखो इस तरीके की इसमें से स्प्रे निकलती है जो आपके ठंडी रहती है। तो ये ठंडी जो ठंडक वाले मटेरियल बनाए जाते हैं उसमें आपके CFC का प्रयोग होता है। वहीं आपके एयर कंडीशनर में, क्योंकि एयर कंडीशनर आपके रूम को ठंडा करती है, तो उसमें आपके CFC का प्रयोग होता है। जो HCFC है वो आपके ये CFC को बंद करने के बाद इसको चालू किया गया था, SCFC को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 हुआ था, तो वो CFC पर पूरी तरीके से बैन लगाता है। लेकिन उसके बाद आपके दूसरा विकल्प ढूंढ के लाए, तो वो था SCFC। तो जो SCFC का प्रयोग किस में करते हैं, आपके फोम ब्लोइंग एजेंट में, रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं और सॉल्वेंट में भी करते हैं। वहीं आपके जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं हम किस में, फायर जो एक्सटिंगर होता है, आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों में प्रयोग करते हैं, औद्योगिक रसायन में प्रयोग करते हैं। वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग हम करेंगे सॉल्वेंट में, धातु डिस्प्रिडिंग में और ड्राई क्लीनिंग में भी करते हैं। और वहीं आपके एक कीटनाशक होता है, कीटनाशकों को मारने वाला होता है, तो एक कीटनाशी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। वहीं NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये आपके देखो प्रयोग किसमें, वाहनों के उत्सर्जन, औद्योगिक धुएं। ये निकलती कहाँ से, तो देखो वाहनों के उत्सर्जन, औद्योगिक धुएं में और बिजली संयंत्र से निकलती है। देखो ये उपयोग नहीं है, इसके उत्पन्न होने के स्रोत हैं कि कहाँ कहाँ ये उत्पन्न होता है। वहीं ओजोन विघटन की प्रक्रिया क्या है, तो देखो ओजोन टूटा कैसे, तो जैसे CFC और SCFC आदि UV रेस के संपर्क में जाते हैं, तो ये अलग अलग आपके एटम्स में टूट जाते हैं, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन। जैसे ओजोन है, ओजोन को तोड़ देते हैं, ये आपके जब क्लोरीन और ब्रोमीन में टूटते हैं तो ओजोन को तोड़ देते हैं और इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और ये ऑक्सीजन के एक अलग परमाणु को कर देते हैं। देखो ये वही तरीका हुआ जैसे आपके ऑक्सीजन और जो परमाणु था UV रेस से अलग हो गए थे वो ऑक्सीजन के परमाणु। जैसे इसके पहले वाली स्लाइड में यहाँ आपके क्या हुआ था कि ऑक्सीजन आपके टूट गया था, ऑक्सीजन आपके टूट गया था O में, और O में यानी परमाणु में फिर से आपके ये O जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया क्या आपके O3। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, किसके कारण, CFC के कारण, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब आपके जो O3 है ना, इसमें से हमको अगर O को हटा दें तो ऑक्सीजन बचेगा। तो वही देखो ओजोन आपके टूट गई दो भागों में, ऑक्सीजन अलग हो गई और आपके ये O का परमाणु अलग हो गया। ये क्यों टूटी, इसी CFC SCFC की वजह से। क्लोरीन ब्रोमीन, हालांकि आपके जो SCFC होती है ना उतना नुकसानदायक नहीं होती है ओजोन के लिए जितना आपके CFC होती है, ठीक है। तो SCFC उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करती है, लेकिन उतना नुकसानदायक नहीं है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, अब जो ओजोन को विघटन करने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो पहला है आपके CFC, इसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणुओं का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणुओं के संयोजन से होता है। इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, फ्रियोन है। CFC का मुख्य उपयोग किस में होता है, तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यानी AC में कूलेंट के रूप में होता है। ये हवा को ठंडा करने का काम करते हैं, नली में आपके भरे होते हैं, उससे जब हवा टच में आती है उस नलीके में तो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा पता है आपको नीचे बैठती है, और जो नीचे की गर्म हवा होती है फिर से आपके उस नली से टच करती है, फिर से वो ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है। तो इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहता है और रूम या फ्रिज आपके ठंडा होता रहता है, ठीक है। वहीं आपके जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का उपयोग है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, और ये आपके ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन परमाणु की तुलना में आपके 100 गुना अधिक ओजोन परत को नष्ट करता है, लेकिन इसका प्रयोग आपके उतना नहीं है। अब तो इसकी जगह भी आपके CO2 का प्रयोग करने लगे हैं ब्रोमीन की जगह। तीसरा है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा इस तरीके से है आपके, नाइट्रोजन ऑक्साइड को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं, उर्वरकों, सुपरसोनिक जेट विमान और प्राकृतिक विद्युत
तड़ित द्वारा आपके उत्पन्न होते हैं, ये भी ओजोन परत को नष्ट करते हैं। वहीं आपके SCFC या CFC गैसों के स्थान पर प्रयोग किया गया था, ये उतना ओजोन को नुकसान नहीं करता जितना CFC करता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 हुआ था, उसमें आपके CFC पर बैन की बात कही गई थी और उसका दूसरा विकल्प आपके SCFC को देखा गया था। यह गैस ओजोन क्षरण एवं वैश्विक तापमान दोनों के लिए योगदान देती है। ज़्यादातर आपके ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ना कि ओजोन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वहीं आपके जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, इसका जो प्रयोग है वो कीटनाशकों, औषधियों और पेंट आदि में किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने ओजोन विघटनकारी पदार्थ देख लिए, अब चलते हैं आपके ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं। जैसे आपके वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में, ये पहला सम्मेलन था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र UN ने 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया था, जो वर्ष 1988 में लागू हुआ था। यह ओजोन परत संरक्षण के प्रयासों हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था ओजोन को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, आपको वियना कन्वेंशन ध्यान रखना है किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। किस देश की राजधानी है वियना? तो वो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। वहीं आपके एक कैसा था, पहला औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहते हैं। वहीं आपके जो दूसरा समझौता हुआ था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल आपके शहर है किस देश का? कनाडा का। ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। देखो, वियना कन्वेंशन में CFC के उपयोग में कमी लाने हेतु कोई बाध्यकारी प्रयास नहीं करे गए थे, लेकिन आपके जैसे ही आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, इसका डेट भी ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर 1987। तो ये आपके UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के प्रयासों से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उत्पादन यानी CFC, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था कि CFC के उत्पादन और उपयोग को धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसको लागू कर दिया था 1 जनवरी 1989 से आपके लागू कर दिया था। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है, तो CFC के उपयोग को पूरी तरह बैन करता है। इसका जो दूसरा विकल्प था वो था SCFC। ये ओजोन को आपके नुकसान नहीं करता है, लेकिन इसके कारण आपके एक चीज़ पैदा हो गई, क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ये आपके धरती की गर्मी को आपके सोख लेता है और बाद में आपके धरती को गर्म कर देता है। ठीक है, तो इसकी समस्या आपके ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो गई SCFC की वजह से। विश्व ओजोन दिवस आपके कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 2026 विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो ये है, एक ठंडा ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत सतत शीतलन के 10 वर्ष पूरे होने का लक्ष्य। अब देखो, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC के बैन की बात कही गई तो उसका जो दूसरा विकल्प था वो SCFC आया था। अब 1987 के बाद से आपके SCFC का यूज होने लगा है, तो फिर आपके 2016 में आपके कौन सा समझौता होता है? किगाली समझौता होता है। जो किगाली समझौता है, किगाली आपके रवांडा देश की राजधानी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अच्छा, जो CFC का प्रयोग बंद हुआ था पहले, अब जो हम SCFC इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह, तो इसके कारण आपके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी धरती गर्म हो रही है। तो ओजोन का नुकसान तो समझ में आता है, लेकिन धरती का गर्म होना भी आपके SCFC के कारण आपके ये भारी नुकसान कर सकता है। तो देखो, किगाली समझौता आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक ऐतिहासिक संशोधन है। इसका मुख्य उद्देश्य हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से 80 से 85% तक कम करना है, यानी SCFC के प्रयोग को कम करना है। ये किगाली समझौता 2016 कहता है। क्यों? क्योंकि बाद में जब जानकारी लगी, लोगों ने रिसर्च करी, तो आपके देशों ने रिसर्च करी, तो पता चला कि SCFC आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। CO2 भी है, लेकिन ये भी आपके उत्तरदायी है। ताकि फिर उसमें जो किगाली समझौता था उसमें प्रयास किया गया कि सदी के अंत तक, यानी ये जो 21वीं सदी है वो ख़त्म होगी, तब तक वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि को रोका जा सके, ताकि धरती ज़्यादा गर्म ना हो सके। तो ये आपके 3 समझौते थे, जिनमें आपके वियना कन्वेंशन था, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन था और किगाली कन्वेंशन था। ठीक है, तीनों की डेट ध्यान रखिए और तीनों ही आपके ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हैं। अब आपके मन में उठने वाले कुछ प्रश्न हैं, जो कि आपके वैसे तो मैं जवाब दे चुका हूं, फ्री में आपको बता देता हूं। जैसे, क्या वर्तमान समय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है आपके नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब 1987 में हुआ था, उसी टाइम से CFC के प्रयोग पर बैन लगा दिया गया। हालांकि जो पुराने टाइप के से फ्रिज AC वगैरह होंगे तो उसमें आपके ये CFC मिल सकता है, लेकिन अभी इस टाइम पर आपके कोई CFC का प्रयोग नहीं होता है।
दूसरा प्रश्न उठ सकता है, क्या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो देखो ये आपके नुकसान नहीं पहुंचाती है, पहुंचाती होगी तो बहुत माइनर सब नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है ना, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके जिम्मेदार है आपके क्या, SCFC। ठीक है, अब देखो CFC और SCFC में अंतर क्या है? तो देखो CFC में आपके क्लोरीन होता है और इसमें क्लोरीन नहीं होता है। ठीक है, वहीं आपके ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है SCFC। उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध है, वैध और व्यापक रूप से उपयोग होता है इसका रेफ्रिजरेटर और आपके AC में। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या था? CFC। ओजोन परत के लिए आपके सुरक्षित है, मतलब ओजोन को ये नुकसान नहीं करती है। उदाहरण क्या है इसके? तो CFC 11 और CFC 12। इसके उदाहरण देखा जाए तो HFC 134A और HFC 152A। ठीक है, तो ये हैं आपके। अब नीचे देख लेते हैं कि हालांकि SCFC ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे सकती है, लेकिन ओजोन परत के लिए सुरक्षित, यानी ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती है। SCFC क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है और CFC की तुलना में बेहतर विकल्प भी है। ठीक है, क्योंकि CFC तो आपके नुकसान कर रहा था। वहीं किगाली समझौता क्यों हुआ था? तो किगाली समझौता ये जो SCFC था, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, इसी के लिए आपके हुआ था कि उसका भी ज़्यादा प्रयोग ना करो, क्योंकि उससे भी आपकी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं किगाली समझौता तक। और अब जो वीडियो इसके साथ ही आपके ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।